इंडिया में आप ये कह सकते हैं कि हमारे जैसी ज़राअत है, लेकिन उनकी जो यील्ड, एक तो यील्ड उनकी बहुत हमसे ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि एक ही टाइम पर हम ज़्यादा गंदम पैदा करते थे, हमारी पर एकड़ भी यील्ड अच्छी थी, लेकिन वो उन्होंने हमसे सरपास कर लिया। ईस्ट पंजाब को अगर देखते हैं जो हिंदुस्तान के पास है, तो हमसे गलबन 3-3.5 गुना ज़्यादा जो पर एकड़ है वो प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया में अगर इस साल का अगर बजट पढ़ें तो उन्होंने दो चीज़ों पर गौर किया। एक तो उन्होंने कहा कि दही जिंदगी को हमने बेहतर करना है, दूसरा ज़राअत को बेहतर करना है। और ज़राअत को बेहतर करने का उन्होंने एक जो तरीकाकार किया है कि जो मार्केट्स हैं उनको इंटेग्रेट कर दिया फार्म्स के साथ, यानी फार्म्स से डायरेक्ट ही वो मार्केट में चले जाएं। आपको एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देनी है। फर्टिलाइजर की सब्सिडी, आपको सुन के हैरत होगी, हिंदुस्तान भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा 1947 में हुआ था तो हम अनाज के लिए दूसरे देशों पर आश्रित थे। लेकिन आज भारत की स्थिति यह हो गई है कि हम न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं बल्कि अब विदेशों में अनाज का निर्यात कर रहे हैं। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भी चीन ने हमसे नॉन बासमती राइस की मांग की है, क्योंकि उसकी आपूर्ति दूसरे देश जितनी उसकी आवश्यकता थी नहीं कर पाए हैं। इस संबंध में कुछ और पर चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में भारत और पाकिस्तान को लेकर एग्रीकल्चर संबंधी तुलनात्मक अध्ययन के बारे में कैसी चर्चा हो रही है। डॉक्टर साहब, फूड इन्फ्लेशन की सबसे खतरनाक चीज जो हुई है वो ये कि आपने अपने मार्केट को खोल दिया बिल्कुल। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क जो हमारा कोई खास दोस्त नहीं है, उससे हम कपास 0 ड्यूटी पे इंपोर्ट करते हैं, 0 ड्यूटी पे। हिंदुस्तान खुद अपने इंपोर्ट पर 60% लगाता है ड्यूटी एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पर, और हमारा कुल जो इंपोर्ट ड्यूटी का रेट है सब आइटम मिला लें एग्रीकल्चरल, जिसमें पाम ऑयल है, टी है, पल्सेस हैं, वगैरह वगैरह, टमाटर हैं 6%, और उसमें कपास 0%। आपने अपने किसान को डिफेंड ही नहीं किया, उसका ख्याल ही नहीं किया, बस आप इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये आपको एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देनी है। फर्टिलाइजर की सब्सिडी, आपको सुन के हैरत होगी, हिंदुस्तान अपने फर्टिलाइजर को पाकिस्तानी रुपए में 2400 अरब की सब्सिडी देता है। 2400 अरब रुपए की सब्सिडी, और वहां की कीमत जो है फर्टिलाइजर की हमसे 45% कम है। उन्होंने जितना ख्याल किया फार्मर का, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हिंदुस्तान के बारे में, उसको प्रोटेक्शन दी, 60% का टैरिफ लगाया ताकि अंदर बाहर से चीप इंपोर्ट्स ना आए, अंदर में उसको सब्सिडियां दी। पर ईस्ट पंजाब अब बहुत आगे जा चुका है। एक ज़माना था पार्टीशन के बाद कि खाना पीने की चीज़ें हम हिंदुस्तान को पहुंचाते थे, हम हिंदुस्तान को कपास पहुंचाते थे। आज हम कपास हिंदुस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन सी तरजीह, कौन सी बात है ये? वी हैव टू रियलाइज वंस अगेन, जो 90s में हमने रियलाइज किया था कि आपका जरी शोबा आपकी रीढ़ की हड्डी है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे यहाँ जो पर एकड़ आउटपुट है उसमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो सका, जबकि कंपैरेटिव लेवल पर आप ईस्ट पंजाब को अगर देखते हैं जो हिंदुस्तान के पास है, तो हमसे गलबन 3-3.5 गुना ज्यादा जो पर एकड़ है वो प्रोड्यूस करते हैं। पानी कितना देना है, किस तरह देना है, स्प्रिंकलिंग से कैसे पानी दिया जा सकता है, पानी को बचाना कैसे है, और भी जो नई टेक्नोलॉजी है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, सीड कैसे बेहतर इस्तेमाल करना है। फॉर इंस्टेंस राइस को देख लें, हमारा राइस जो था वो हिंदुस्तान के राइस से बहुत सुपीरियर था, दुनिया भर में सबसे सुपीरियर खोशा था, लंबा खोशा था। लेकिन फिर हिंदुस्तान ने राइस का बेहतर सीड जो है और बेहतर ग्रेन जो है वो डिस्कवर किया, और इस तरह से सऊदी अरब की मार्केट, ईरान की मार्केट, जो बहुत हमारी पेट मार्केट्स थी ग्रेन की, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो एग्रीकल्चर के हर लेवल में हम पीछे रह गए हैं। हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप नहीं है, हमारे गवर्नमेंट्स में कोई खास स्पेसिफिसिटी नहीं आ सकी है। क्या पूरी दुनिया में हर मुल्क में
तरीकेकार क्या सिर्फ यही होता है जो किसानों को मुहैया है पाकिस्तान में? क्या और कोई चैनल नहीं है जिसके थ्रू अगर हुकूमत जो है उनके लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं कर पा रही, और या जो सेंट्रल जो जितने भी लोग हैं, थर्ड पर्सन जो है, मिडल मैन वर्क जो है, अगर वो दुरुस्त नहीं हो पा रहा, क्या और कोई तरीका नहीं है कि किसान उसके थ्रू अपनी चीज बेच सके? बात सुने हसन, आपने ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया। बात ये बताता चलूं कि जो तो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर मिडल मैन या आड़ती का कंसेप्ट ही कोई नहीं है। वो उनका तो साथ ही इंटीग्रेटेड मार्केट्स है, वो वहाँ पर चली जाती है, मार्केट्स वाले लेकर, जो यानी रिटेलर्स मार्केट है ना, वो लेकर चली जाती है। तो वहाँ पर कोई वो कंसेप्ट नहीं है। इंडिया में आप ये कह सकते हैं कि हमारी जैसी ज़राअत है, लेकिन उनकी जो यील्ड, एक तो यील्ड उनकी बहुत हमसे ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि एक ही टाइम पर हम ज़्यादा गंदम पैदा करते थे, हमारी पर एकड़ भी यील्ड अच्छी थी, लेकिन वो उन्होंने हमसे सरपास कर लिया। उसकी बुनियादी ये वजह है कि अगर इस साल का अगर बजट पढ़ें तो उन्होंने दो चीज़ों पर गौर किया। एक तो उन्होंने कहा कि दही ज़िंदगी को हमने बेहतर करना है, दूसरा ज़राअत को बेहतर करना है। और ज़राअत को बेहतर करने का उन्होंने एक जो तरीकाकार किया है कि जो मार्केट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया फार्म्स के साथ, यानी फार्म्स से डायरेक्ट ही वो मार्केट में चले जाएं। अच्छा शौकत साहब, अब ये जो मामला है इस पर आपने इंडिया का भी जिक्र कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या कभी किसी ने कुछ सोचा? मेरे ख्याल से खालिद साहब की तरफ हम बढ़ते हैं, उनकी जरिए बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं इस बारे में क्या वो कमेंट करते हैं। अच्छा, ये खालिद साहब, ये जो आड़ती है या मिडल मैन है, ये इसलिए यहाँ पर मौजूद है कि ये फाइनेंस करता है फार्मर्स को, वो उससे पैसे लेकर फर्टिलाइजर लेते हैं या बिजली का बिल पे करते हैं, तो इस वजह से उनके जंगल के अंदर ये पाबंद है, या इसकी क्या वजह है? यानी ये इंडिया वालों ने तो इंटीग्रेट कर दिया अपने सिस्टम को। जी देखें जी, पहली बात यह है कि हमारे यहाँ को मार्केटिंग सिस्टम ही बेहतर नहीं है, बिल्कुल ही। आपके सामने हमारे खालिस दूध से सनतकार का पानी महंगा है। हम अगर मंडी में कोई चीज़ आगे 5 रुपए किलो बेच के आते हैं, जब वही बाहर रेडी पे बिक्री होती है वो 25 से 30 रुपए बिक रही होती है। यानी उसमें हमारे शहरियों का भी इस्तेसाल होता है, किसान का भी इस्तेसाल होता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि कुछ दिन पहले मैं लाहौर एक रेस्टोरेंट पे गया हूं, आम से रेस्टोरेंट पे, बट कढ़ाई पे, जो मेरे सामने सलाद आया तो उसका मुझसे चार्ज किया गया 100 रुपया, जबकि मैंने अंदाजा लगाया कि आधे खीरे के, आधे टमाटर के, आधे प्याज के मुझे काश्तकार को क्या मिले होंगे, तो 2 रुपए मिले होंगे। 2 रुपए के बदले वहां पे मैं 100 रुपये अदा करके आया। हमारे यहाँ मार्केटिंग सिस्टम को जब तक एस्टेब्लिश ना किया जाए, और मार्केट कमेटियां जो हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जब सियासी लगाए दिए जाएं, बाहर दुनिया में जो हमारी बाहर तिजारत हो रही है वहाँ पे जो हमारे कमर्शियल अताशी हैं वो सियासी लगाए जाएं, जब तक अहल लोग नहीं लगाए जाएंगे, जब तक किसानों में से लोग वहाँ नहीं बिठाए जाएंगे, उस वक्त तक मार्केटिंग सिस्टम बेहतर होने का चांस ही कोई नहीं है। पूरी दुनिया में आलमी मार्केट जो है उसे मंदी का निशान है, बल्कि क्रैश का अब निशानात हैं, और कई बिलियन यानी 300 बिलियन डॉलर जो है मार्केट से इवेपोरेट कर गया। पाकिस्तान में भी मार्केट फ्लक्चुएट करी है, कभी सुबह ओपन होती है तो 2100 पॉइंट डाउन जाती है, फिर 45% अप आती है। ये वो यहाँ का तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मुझे इतना तो समझ आता है कि अगर हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और अपनी पावर को, अगर इन दोनों को हम मिक्स एंड मैच कर लें तो हम बहुत बेहतर हालात हो सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर का बड़ा योगदान है। सर्विस सेक्टर का योगदान जहां 54.77% है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 27.43% है और एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान 17.76% है। देखने में तो यह लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अर्थव्यवस्था में योगदान की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है, पर जहां तक रोजगार देने का सवाल है, यह कुल रोजगार का 50% रोजगार अपने यहां देता है। इस लिहाज से यह भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सेक्टर माना जाता है। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें कृषि तथा उससे संबंधित सभी सेक्टर जैसे वानिकी, फॉरेस्ट्री, मत्स्य पालन, फिशरीज, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री आदि भी शामिल है। भारत सरकार ने कृषि उत्पादन का लक्ष्य 2019-20 में 291 मीट्रिक टन रखा था, लेकिन उस साल रिकॉर्ड पैदावार हुआ और वह टारगेट टूट गया और 291.95 मीट्रिक टन फसल का उत्पादन हुआ। भारत सरकार ने 2020-21 के लिए 298.3 मीट्रिक टन का 2% ज्यादा बढ़ाकर लक्ष्य रखा है और यह भी टारगेट पूरा कर लिया गया है। एक समय भारत कृषि उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर आश्रित था, लेकिन अब स्थिति बदली है। कृषि उत्पादनों में वृद्धि हुई है और भारत अब निर्यात करने की स्थिति में आ गया है। पिछले साल जून 2020 तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत का निर्यात एग्रीकल्चर के सेक्टर में कुल
$3.50 बिलियन का था, जो इसी अवधि में 2019 की तुलना में 23.24% ज्यादा रहा। जहां तक किसान आंदोलन का सवाल है, उसके मूल में भी भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 कानून हैं। पहला जो कानून है वह द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट है। इसके अनुसार किसी एक राज्य का किसान दूसरे राज्य में अपना कृषि अनाज या कृषि उत्पाद बेरोक टोक बेच सकता है। कोई भी राज्य की सरकार दूसरे राज्य से आए कृषि या अनाज या कृषि उत्पादों पर कोई भी चुंगी या कर नहीं लगा सकता। इस प्रकार से यह कानून फ्री ट्रेड अनाज के मामले में व्यवस्था करता है। दूसरा कानून द एसेंशियल कमोडिटीज एंड रूल्स अमेंडमेंट एक्ट 2020 है, जिसमें केंद्र सरकार कृषि और कृषि उत्पाद के सामानों की आवाजाही मार्केटिंग में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह केवल उसी मामले में हस्तक्षेप करेगी जब कोई अकाल या युद्ध की स्थिति हो, तभी कर सकती है। तीसरा कानून द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एक्ट 2020 है। इसका उद्देश्य किसान को सुरक्षा प्रदान करना है जब वह अपने खेत को किसी फर्म या इंडस्ट्री को खेती करने के लिए सुपुर्द करता है। 2020-21 के बजट में भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह यह प्रयास करेगी कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना कर दिया जाए, और इसी वादे को ध्यान में रखकर यह तीनों कानून बनाए गए हैं। पर इसके कुछ बिंदुओं पर सरकार और किसान संघों में, खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के प्रतिनिधियों में मतभेद बना हुआ है। विश्वास है कि जल्दी ही यह भी मतभेद दूर हो जाएगा। भारत सरकार खाद, कीटनाशक, कृषि क्षेत्र, डीजल, तेल आदि के मामलों में किसानों को सब्सिडी देती है। साथ ही फसल के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तय करने में भी किसानों के हित का ध्यान रखती है। किसानों को बाढ़, आगजनी आदि से बचाने के लिए फसल बीमा योजना एक और जहां लाया गया है, वहीं किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जैसी व्यवस्था की गई है। साथ ही उनके बैंक खातों में भी 6,000 रुपया प्रत्येक साल अभी सीधे ट्रांसफर भी किया जा रहा है। लेकिन यह भी हकीकत है कि किसानों की आत्महत्या की भी खबरें हमको सुनने को मिलते रहती है। इन सब के बावजूद अभी भी कृषि क्षेत्र में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। पाकिस्तान के लोग भारत से तुलना तो करते हैं, लेकिन भारतीय कृषि मॉडल को अपनाते नहीं है। आप लोगों को शायद ताजुब होगा कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पंजाब प्रांत जो था उसका 3/4 हिस्सा पाकिस्तान के पास गया और 1/4 हिस्सा भारत के पास रहा। पाकिस्तान का 3/4 हिस्सा पूरे पाकिस्तान को नहीं खिला सकता, जबकि पाकिस्तान का रकबा कम है, लेकिन छोटा हिस्सा होते हुए भी पंजाब जो आज का हमारे पास है वह पूरे भारत को गेहूं खिलाता है, तब भी उसके पास बचता है। इसलिए पाकिस्तान के लोग टीवी चर्चा सुनकर वास्तव जमीन पर कार्रवाई करें, तब पाकिस्तान की भी भलाई होगी और भारत की भलाई भी पाकिस्तान के खुशहाली में भी है। आज की चर्चा के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।